गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल दोस्तों, आज जैसे कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं, आज हम ऑटो सेक्टर के बारे में बात करेंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक दिग्गज कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस बाइक को बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। अभी मिस्टर शाहिद कपूर कबीर सिंह मूवी के अंदर इस बाइक पे नज़र आए थे और इस बाइक का नाम है रॉयल एनफील्ड। तो कोई बता सकता है मेरे को कि इस कंपनी का नाम क्या है, रॉयल एनफील्ड की जो कंपनी है वो कौन सी है। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेरे को लिख के बताएं, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। अब आपको शायद काफ़ी क्लियर हो गया होगा मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आयशर मोटर के बारे में, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, ठीक है। और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। और इस वीडियो में मैं आपको ये किस बिज़नेस में और किस सेगमेंट में काम करती है, इसके क्या क्या ब्रांड्स हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके फाइनेंशियल मैट्रिसेस बात करेंगे और इसकी फेयर वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी टारगेट वैल्यू क्या होने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी तक इसके Q2 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आउट नहीं हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा हम लोग अभी इसमें टारगेट सेट करके देख सकते हैं कि कितना टारगेट बन के आता है, क्या EPS की वैल्यू रहती है। तो हम प्रारंभ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं इसके की मैट्रिसेस पे आ गया हूँ। सो इट इज़ अ वेरी लार्ज कंपनी, लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट शेयर, अगर मार्केट कैप की मैं बात करूँ तो इसका कैपिटल है 1,02,239 के करीब, मतलब मोटा अगर पकड़ें तो 1 लाख के करीब इसका मार्केट कैप है। और इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 3,702 चल रहा है। और अगर मैं इसके हाई लो की बात करूं तो इसका 52 वीक्स का जो हाई है वो 3,890 है और लो इसका 2,110 है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हाई और लो में, तो काफ़ी स्टेबल जो है इसका शेयर है दोस्तों। और इसमें मैं इसकी और भी खासियतें, वैसे देखिए ऑटो इंडस्ट्री की जो कंपनीज़ होती हैं वो थोड़ी सी साइक्लिक इन नेचर होती हैं। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ और किस सेगमेंट में काम करती है, इसके क्या क्या ब्रांड्स हैं। तो बेसिकली जो आयशर मोटर है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1982 में। और इसके जो R&D सेंटर्स हैं वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही जगह चलते हैं, एक तो UK में और दूसरा चेन्नई इंडिया में। सो दैट इज़ अ वेरी प्राउड थिंग फॉर अस। और इसका एक जॉइंट वेंचर है स्वीडन कंपनी वॉल्वो के साथ, जिसमें कमर्शियल व्हीकल्स निकालते हैं और जो ट्रक्स हैं, हैवी ड्यूटी ट्रक्स हैं और जो बसेज हैं वो निकालते हैं। और जो सबसे मेन इनका इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एनफील्ड का बिज़नेस। मतलब अगर मैं बात करूँ 250 से लेके 750 सीसी के अंदर पूरे वर्ल्ड में इनकी मोनोपोली है। यही एक ऐसी कंपनी है जो 2 व्हीलर्स के अंदर इतने भारी इंजन्स निकालती हैं। तो इनके जो ब्रांड्स हैं वो है रॉयल एनफील्ड, क्लासिक, बुलेट, हिमालय। 60+ कंट्रीज़ के अराउंड ग्लोबली इनका पूरा मार्केट है जो फैला हुआ है। BS6 के कंप्लाइंट्स में भी ये अपने इंजन उतार चुके हैं। जो इनका दोस्तों पीतमपुरा में प्लांट है इंडिया में, वहाँ पे करीब 90,000 ट्रक्स पर एनम जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। तो काफ़ी अच्छा मतलब इनका प्रोडक्शन है। और इनका भी एक नया पावर प्लांट, जो नया नहीं मतलब पुराना पावर प्लांट है, जिसमें कि 50,000 इंजन्स बनते हैं, उसको ये स्केल अप कर रहे हैं 1 लाख इंजन्स में। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन में काम कर रहे हैं। 35 न्यू स्टोर्स इन्होंने खोले हैं और 585 मल्टी ब्रांड्स आउटलेट्स इन्होंने खोले हैं। इस कंपनी का जो 95% का जो रेवेन्यू है वो मोटरसाइकिल से ही आता है। आप सब लोग जानते हैं रॉयल एनफील्ड बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, बहुत ही पॉपुलर बाइक है यंगस्टर्स के बीच में। तो इसकी जो सेल्स है वो बहुत अच्छी होती है। और 2 व्हीलर्स, अगर मैं कमर्शियल व्हीकल्स की बात करूं तो उसमें 29.5% का इनके पास रेवेन्यू आता है। दोस्तों, ये 10 नवंबर 1995 को लिस्टेड हुई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। और ये स्प्लिट भी मार चुकी है 1:10 का। तो आप सोच सकते हैं कि एक के बदले 10 शेयर मिल चुके हैं। और इसका स्प्लिट हुआ था 24/8/20 को। तो 24 तारीख को, 24 अगस्त 2020 को इसका स्प्लिट हुआ था। तो ये हो गया इस कंपनी के सेगमेंट के बारे में और उसके बिज़नेस के बारे में, किस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है और क्या क्या उनके ब्रांड्स हैं और किस तरीके से वो अपना बिज़नेस एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो लेट्स कम बैक टू इट्स फाइनेंशियल मैट्रिसेस।
तो अगर मैं इसका डिविडेंड की बात करूँ तो बहुत अच्छा कंपनी डिविडेंड देती है। ROCE और ROE भी बहुत अच्छे हैं, 18.3% और 14.0%। ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी के लिए इतना ROE ROCE बहुत अच्छा होता है। अब मैं अगर इसके प्राइस की बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 3471 के अराउंड दिखा रहा है। वो अभी मैं आपको आगे डिस्कस भी करूँगा कि किस किस प्राइस पे हम लोगों को अभी इसे ख़रीदना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी तक इसका Q2 का फाइनेंशियल रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, तो हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है इसके बारे में सोचने का। तो पहले इसका Q2 का रिज़ल्ट आ जाने दीजिए। अगर आपने इसमें कोई भी बाइंग नहीं कर रखी है, इस शेयर को नहीं ले रखा है, तो आप अभी रुकिए और आप वेट कीजिए। और अगर आपने ले रखा है तो आपको तो होल्ड करना ही है उसमें। अगर मैं इसके PE की बात करूं तो 5 इयर्स का जो PE है वो 39.7 है, और सॉरी मीडियन PE जो है वो 40.7 है, और इसका जो करंट PE चल रहा है वो 49.3 चल रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि इसके मीडियन PE के हिसाब से, चलिए मैं 3 ईयर के मीडियन PE को भी देख लेता हूँ। तो 3 ईयर का मीडियन PE भी 44.7 है। तो अगर हम इन दोनों का एवरेज भी निकालें 5 ईयर PE और 3 ईयर PE का, तो और अच्छा हमें फेयर वैल्यू निकल के आएगी। तो मोटा मोटा अगर हम पकड़ लें तो 42.7 इसका एवरेज निकल के आता है। फाइन। तो अभी अगर यूँ देखा जाए तो जो मेरा प्राइस स्टॉक है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड चल रहा है। तो अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं रिटेलर्स, तो इन्वेस्टर्स, तो वो अभी रुकें, अभी वेट करें। इसका जब प्राइस नीचे आएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे ख़रीदने की। और कब एक्यूमुलेट करना, अभी आपको एक्यूमुलेट भी नहीं करना है। अगर आपने ले रखा है, जितनी क्वांटिटी ले रखी है अभी आप उसी को होल्ड करें मेरे हिसाब से। अब आप इनकी सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो मैं एनुअली देख लेता हूँ। तो जून 21 में 1974 करोड़ थी, जो बढ़ के हो गई है जून 22 में 3397। और इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो भी 16% से अब 24% हुआ है। तो बहुत ही अच्छा इन लोगों को प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना इंक्रीज़ किया है। और नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 237 करोड़ का पहले नेट प्रॉफिट था जून 21 में, जो अब हो चुका है 611 का। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। और इसका EPS अगर मैं बात करूं तो जून 21 का आता है 8.67 रुपीज़, और वो जून 22 में 22.33 हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि मोटा मोटा करीब 14 रुपीज़ का इसमें हाइक हुआ है EPS में। इसी वजह से ये इतना भग रहा है। तो अगर मैं इसका P&L देखूं, प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट देखूं, तो इसमें आप EPS देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का आ रहा है 74.67, 74.97 दोस्तों। तो बेसिकली क्या होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स क्या होते हैं कि जैसे जैसे क्वार्टरली के रिजल्ट्स का EPS आता जाएगा, जैसे मान लीजिए अभी जून 22 का 22.33 EPS जो आया है वो इस ट्रेलिंग 12 मंथ में ऐड हो जाएगा, वो हो चुका है इसके अंदर। तो मान लीजिए अभी मैं इसको कंपेयर करता हूँ सितंबर का, चूँकि रिज़ल्ट नहीं आया, तो सितंबर 21 में 13% था। तो मैं अगर इसको मान लीजिए 10% की हाइक देता हूँ। चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी फेयर प्राइस को देख लेते हैं। फेयर प्राइस निकालने के लिए क्या करना है हमें कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो अभी करंट में EPS चल रहा है वो चल रहा है 74.97, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, जो मैंने एक एवरेज PE लिया है 5 ईयर और 3 ईयर का, तो वो निकल के आता है 3201 रुपये। तो 3201 रुपये इसकी फेयर वैल्यू निकल के आती है दोस्तों। और अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 3702 चल रहा है। तो ये बट ऑब्वियस है कि थोड़ा सा अभी ओवर वैल्यूड है। तो हम लोगों को अभी इसमें रुकना है, अभी वेट करना है थोड़ा सा। ये जब नीचे आएगा तब हम इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए अगर ये 10 रुपीज़ से बढ़ता है अगर, तो मैं दो कंडीशंस लेके चलता हूँ कि मान लीजिए वो 10 रुपीज़ से बढ़ता है और 5 रुपीज़ से बढ़ता है, तो क्या होता है। तो मेरा जो नेक्स्ट जून का जो EPS होगा, तो मैं अगर इसमें 10 रुपीज़ जोड़ देता हूँ तो वो बन जाता है 32.33। तो 32.33 जो होगा वो मेरे ट्रेलिंग 12 मंथ्स वाला जो EPS है, जो कि 74.97 है, उसमें ऐड हो जाएगा, जो कि मेरा निकल के आता है 107.3, मतलब 107.3। अब अगर मैं इसको अपने मीडियन PE से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो मीडियन PE से मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को फेयर वैल्यू निकल के आएगी 4624, मतलब 4624 मेरे इसकी फेयर वैल्यू निकल के आएगी, जो कि इसका टारगेट प्राइस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको करंट PE से करूँगा तो बट ऑब्वियस है कि करंट PE से जब मैं करूँगा तो इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू निकल के आएगी। तो
आप देख सकते हैं कि 3,702 अभी इसका प्राइस चल रहा है, और अगर 10 रुपीज़ से ईपीएस बढ़ता है तो इसका टारगेट बन के आएगा 4,624 रुपये। ठीक है, तो काफ़ी तेज़ भगना चाहिए। और अगर ये 5 रुपये से भी बढ़ता है तो, और अगर इसको मैं ट्रेलिंग 12 मंथ से ऐड कर देता हूँ तो ये बन के आ जाता है 22.33, और इसमें मैं 5 ऐड कर देता हूँ तो 27.33 हो जाता है। और जब मैं इसको ट्रेलिंग 12 मंथ 74.9 से ऐड करता हूँ तो ये बन के आता है 102 रुपये। अब 102 रुपये को जब मैं मेरे 5 ईयर और 3 ईयर जो मीडियन पी है उससे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 42.7 से, तो मेरा जो मेरा शेयर का प्राइस निकल के आएगा वो आएगा 4,368 रुपये। और 10 से निकल के आ रहा था, जब मैंने 10 रुपीज़ का हाई किया था तो निकल के आ रहा था 4,624 रुपये। तो ये मेरा इसका फेयर वैल्यू निकल के आएगा। और अगर मान लीजिए ये ईपीएस यही रहता है और करंट पी से ही मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्राइस क्या निकल के। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ कैलकुलेटर पर, और यहाँ पे जब मैं इसको करंट पी से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लीजिए मैंने जब 8% का हाइक दिया इसमें, और सॉरी 10 रुपीज़ का जब हाइक दिया तो मेरा अब ईपीएस बन के आ गया 107.3। और इसको मैं करंट पी से अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो करंट पी मेरा चल रहा है 49.3। तो आप देख सकते हैं 5,279 मतलब 5289 तक इसका टारगेट प्राइस निकल के आता है। और अगर मान लीजिए मैं इसको 5 रुपीज़ से ही हाइक करता हूँ, क्योंकि करेगी हाइक, बट ऑब्वियस है कि क्यों प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बिज़नेस एक्सपेंशन हो रहा है, अब कोविड जैसी सिचुएशन भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ये बढ़ना चाहिए। तो अगर मैं इसको करंट पी के से जब मैं अगर इसको 5 रुपीज़ के अगर हाइक मानता हूँ तो मेरा ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो ईपीएस आएगा निकल के वो आता है 102.3। और जब मैं इसको करंट पी से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा टारगेट प्राइस निकल के आता है 5,043 रुपये। ठीक है, और जो मेरी फेयर वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 5 रुपये के हिसाब से 4,368 रुपये। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी आप लोगों को इसमें रुकना चाहिए, अभी आपको इसमें वेट करना चाहिए। इसके अंदर जब करेक्शन आएगा, जब थोड़ा सा ये टूटेगा शेयर, जब हमें इसमें फ्रेश एंट्री लेनी है और एक्यूमुलेट करना है, तो मैं आपको सपोर्ट लेवल और जो इसके लेवल्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब हम इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही अच्छी है। 10 ईयर्स की 6% है, 5 ईयर्स की 8% है, 3 ईयर्स की 2% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 19% है। तो बहुत अच्छी अभी सेल्स चल रही है। और जो स्टॉक प्राइस का रिटर्न है वो भी 32% है 10 ईयर्स का। 5 ईयर्स का 4% है, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कोविड की सिचुएशन भी रही थी, लेकिन बाद में इसने कंपनी ने ओवर अप किया। और अब इसकी 3 ईयर्स की अगर मैं सेल्स देखूँ, रिटर्न प्राइस स्टॉक प्राइस का जो रिटर्न है, CAGR रिटर्न जो है वो 20% है, और 1 ईयर का 49% है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इस कंपनी ने। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस तरह के रिटर्न्स बहुत कम कंपनीज देती हैं। अब हम इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये ऑटो सेक्टर की सिर्फ एकमात्र कंपनी है जो कि डेट फ्री है। इसने अपने सारे बोरोइंग्स को रिड्यूस कर चुके हैं। ये देखिए आप, इनकी जो बोरोइंग्स आ रही है वो 108 रुपये निकल के आ रही है, ओ सॉरी 108 करोड़ निकल के आ रही है। और उसके अगेंस्ट में जो इनके पास रिजर्व्स हैं वो हैं 12,581 करोड़ रुपए। तो बहुत ही अच्छी इनकी वो है, और सारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इन्होंने अपनी फिनिश कर ली है। नो डाउट टाटा मोटर्स भी अपना इस काम में लगा हुआ है, और उसने ये अनाउंस किया है कि 2025 तक वो अपने सारे के सारे जो भी इनकी लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी इनके लोन कर्जा है, डेब है, वो सारा का सारा ये चुका देंगे। तो लेट्स सी, और कर भी रही है टाटा कंपनी। लेकिन आयशर मोटर एट प्रेजेंट में डेब फ्री कंपनी हो चुकी है। अब हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सितंबर से लेके सितंबर 22 तक ज़्यादा कोई प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई भी बदलाव नहीं है, 0.01 का आया है। और अगर मैं FIIs देखूं तो FIIs ने भी थोड़ा सा कम किया है। अगर एनुअली हम देखें तो 30.28 है 21 में सितंबर में, और 30.25 सितंबर 22 में है। तो ठीक है, ये बहुत अच्छा है। और DIIs को देखें तो DIIs ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं। 21 सितंबर 21 में 8.65 थी, और सितंबर 22 में 9.95 है। जबकि यहाँ पर रिटेलर्स जो हैं दोस्तों, वो देख सकते हैं आप कि सितंबर 21 में 11.76 है, और सितंबर 22 में 10.48 है। तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं इसमें कि रिटेलर्स जो हैं छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन मेरा आप लोगों को सजेशन ये है, वो इसलिए हो रहा होगा दोस्तों क्योंकि उन्होंने अपर प्राइस में उसको ले लिया होगा। आज अगर आप ले लेंगे और मान लीजिए अब डाउन जाता है, क्योंकि आज अगर मैं करंट बात करूं तो आयशर मोटर थोड़ा सा नीचे चल रहा है, हम देखेंगे अभी उसका चार्ट पैटर्न भी।
तो कई रिटेलर्स जो हैं ऊपर के प्राइस पे ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री कंपनी है और बहुत अच्छा वो बिज़नेस एक्सपेंशन कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो कंपनीज नीचे ऊपर तो आती हैं दोस्तों। कंपनी को भी कोई शेयर अगर ऊपर जाएगा तो करेक्ट भी होगा, कंसोलिडेशन फेज में भी होगा, तो सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको सब्र रखना है। तो आयशर मोटर कंपनी अपने आप में बहुत ही दिग्गज कंपनी है, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ DII, इसमें आप देख सकते हैं कि सारे लाइव LIC ने पहले इसमें कर रखा था, उसके बाद LIC ने दोबारा इसमें किया है, और सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो इसके अंदर जो है अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम इसके चार्ट पैटर्न पे आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आज ये 2.30% की तरफ से टूट रहा है, तो नेगेटिव में चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये होता है। लेकिन अगर मैं इसके 1 ईयर के रिजल्ट देखूंगा तो 46% के हैं, और 2 इयर्स में थोड़ा सा कम है, 19.06 है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इसका देखूंगा तो आप देख सकते हैं कि 86,605% के रिटर्न दिए हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो चार्ट पैटर्न होता है बड़ा साइक्लिक होता है, लेकिन इसका आप देखेंगे बहुत स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये नीचे जब गया है तो आप देख सकते हैं कि वो कोविड का समय चल रहा था तो काफ़ी डाउनफॉल आया था, ठीक है। जहाँ तक मैं इसके सपोर्ट लेवल की बात करता हूँ, तो इसका जो सपोर्ट आएगा वो आएगा, पहला सपोर्ट 37 में, मतलब 3,737 रुपये, दूसरा सपोर्ट 3,675 रुपये, और तीसरा सपोर्ट आएगा 3,599 रुपये, ठीक है। लेकिन ये अभी तक फाइनेंशियल रिजल्ट आया नहीं है, तब का है। और अगर मैं इसके 200 डेमा की बात करूँ तो वो चल रहा है अभी 2,912 रुपये। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से ये 3300-3400 के रेंज में मिलता है, तब आप इसमें नई फ्रेश एंट्री ले सकते हैं और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वरना भी आप इसको होल्ड करें अगर ये बढ़ता जा रहा है तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे नए वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।